राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हम सब सुन रहे थे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया, जो एक परंपरा चली आई है। राष्ट्रपति जी को सरकार की नीतियों और उनकी उपलब्धियों को, उनकी विफलताओं को भी बताना चाहिए, जो इस परंपरा में शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक जो कुंभ मेला चल रहा है, मौनी आस्था के दिन जिन भगदड़ से जिन लोगों की मौत हुई, उसके लिए दुख व्यक्त किया। इसके लिए हम पूरा सदन उनका धन्यवाद तो नहीं करेगा, लेकिन हम शामिल हैं कि हम सब उस दुख में शामिल हैं। पर मेरा थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि मैं आपकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेहतर होता कि हम पूरे सदन को और पूरे देश को विश्वास में लाते कि भगदड़ में आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। क्योंकि मुझे कल पीयूष जी जवाब दे रहे थे, कुछ ऑब्जेक्शन उन्होंने किया था, तो मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ कि उन्होंने पुराना कुंभ का इतिहास दोहराया कि 1965 में इतने लोग भगदड़ में उनकी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी। तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से पीयूष साहब से कि मालूम कैसे चला उनको कि इतने इतने लोगों की डेथ हुई थी? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी लोगों को बताया कि अगर भगदड़ हुई तो इतनी मौतें हुई थी। इसी से आपको एग्जाम्पल लेना था, तो आप क्यों छिपा रहे हो? क्योंकि आपकी सरकार आवाम के संवेदनाओं से खेलकर उनकी मौत पे सत्ता पाने का काम करती है। ये बहुत ही आवाम के लिए दुखद है, जो पूरा देश देख रहा है। कुंभ मेला, महादेवी श्वेता वर्मा जो बहुत बड़ी पोएट थी, बहुत बड़ी राइटर थी, वो महीना महीना जाके वहाँ रहती थी। उस टाइम सिर्फ साधु संत आते थे, लाखों की संख्या में आते थे, और वो एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो आपकी सत्ता पाने का, वोट पाने का, प्रचार का माध्यम नहीं था, जो आज की तारीख में आपने कर दिया है। इसके लिए हम सबको बहुत अफसोस हो रहा है। दूसरी बात, मैं कुछ चीज़ों को लेने से पहले कहूँगी कि मुझे जब पीयूष साहब बोल रहे थे और मृत्यु पे जिस तरह से छिपाया गया, तो मुझे कोविड का गंगा तट पे जो लाशों के ढेर को छुपाने का काम किया था ना आपने, उसी तरह आज कुंभ में भी आपने लाशों के ढेरों को छुपाया है। और मैं आपको दावा करती हूँ कि कल इस पर भी मूवी बनेगी, क्योंकि रात के कई घंटों तक उन शरीरों को, डेड बॉडीज को कमरे में बंद रखा गया, घायल कह के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से भी उन डेड बॉडियों को गायब किया गया। एसपी ने कहा मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन जबरदस्ती लोगों से साइन कराया गया और कहा गया कि कहा जाए कि उनकी अपनी बीमारी से और नेचुरल डेथ हुई थी कुंभ मेले में, ना कि भगदड़ से हुई थी। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं पांच छह सब्जेक्ट पे, राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलना चाहूंगी। उससे पहले मैं पूछूंगी राष्ट्रपति अभिभाषण में, क्योंकि सरकार ने कहा कि यह गरिमापूर्ण अभिभाषण है, यह सुनहरा कागजों पे दिखाया गया कि ये देश के सुनहरे दिन 10 सालों से चल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई, जो जमीनी सच्चाई है ना, उससे मेल नहीं खाता है। गरिमापूर्ण अधिकार मिला, गरीबों को मिला कहा गया। मैं उत्तर देती हूँ, नहीं मिला। क्योंकि सरकार ने गरीबों को क्या कहा, क्या दिया? बिल्कुल आप कहेंगे, आपके प्रधानमंत्री साहब और आपकी सरकार ने कहा गरीब भाइयों, बस आप शौचालय लो, महंगा गैस सिलेंडर लो, 5 किलो सूखा अनाज लो। बदले में ना नौकरी की बात करना या सोचना, ना महंगाई को कम करने की बात करना, ना गैस सिलेंडर को सस्ता करने की बात करना, बस सरकार को वोट देना। तुम्हारी तरक्की की जो सीढ़ी है ना, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। क्या यही गरिमापूर्ण अधिकार है? दूसरी बात, मैं 5-6 मुद्दों को ले रही हूं, जिसमें किसान है, शिक्षा है, एजुकेशन पर याद दिलाना चाहूंगी, जिसके बारे में मैं याद दिलाऊंगी, पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्वास्थ्य, पर्यावरण,
आपकी उड़ान, आपका स्पोर्ट्स। वक्त मिला तो मैं चंद चीज़ों पे सच्चाई उजागर करना चाहूँगी। किसान की बात आप करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सब ने कहा कि आखिर 10 साल में किसानों की आत्महत्याएं क्यों बंद नहीं हुई, 1 लाख किसान आज भी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, 3 कृषि कानून वापस होने के बावजूद किसान संतुष्ट क्यों नहीं है। और डल्लेवाल जी की बात आज यहाँ पर किसी भी भाजपाइयों ने नहीं कही, सत्ता पक्ष वालों ने नहीं कही। आज लगभग 73 दिन हो रहे हैं जो किसानों की मांग के लिए मौत की शैया पर पड़े हुए हैं और आपके सत्ताधारी उनका हालचाल पूछने तक के लिए नहीं गए हैं। क्या ये किसान का सुनहरा दिन है? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी और उदाहरण देना चाहूंगी छोटा छोटा। हमने किसानों की बहुत सारी बातें करी, आप खाद की बात कर रहे हैं, यूरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन में ना वक्त पे उनको खाद मिल रहा है, ना जमीन पे उनको जो एमएसपी अभी तक गारंटी नहीं दी है, लेकिन जो एमएसपी है उस पे भी सही वक्त पे किसानों से अनाज नहीं खरीदा जाता है। ये सच्चाई है। साथ ही मैं एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगी कि अभी 1 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब, मैं मंत्री जी को कहूंगी कि उनको सुनना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री साहब चुनावी प्रचार में छत्तीसगढ़ के आवाम से, किसानों से कह के आए कि किसान भाइयों, कांग्रेस की सरकार 2640 रुपए धान का दे रही है, हमारी सरकार आएगी तो हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देंगे। क्या ये प्रधानमंत्री की गारंटी झूठी थी? क्योंकि मैं कह रही हूं झूठी है। वहां पे धान का, शांत रहिए प्लीज, वहां पे धान का एमएसपी मात्र 2300 रुपए दिया जा रहा है। मैं इस सदन में चुनौती देती हूं कि वो 800 रुपए दिए गए हैं क्या? लिखित में प्लीज, लिखित में क्या दिया गया है? क्या वो 800 रुपए मिलेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कह के आए थे कि एक मुश्त 3100 रुपए हम किसान को देंगे, जिसमें आपने किसान को गुमराह करके छत्तीसगढ़ की सत्ता तो हासिल की, लेकिन किसानों का दिल जीतने में आप हार चुके हैं। दूसरा उदाहरण मैं शिक्षा के लिए देना चाहूंगी। बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, शिक्षा नीति को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। आपने 2020 में नई शिक्षा नीति का घोषणा की, 2022 में ये नई लेकर आए, 2024 में पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की बात की। आज के अभिभाषण में इसका जिक्र भी नहीं किया गया। आखिर में ये पीएम श्री स्कूल योजना है क्या? पीएम श्री योजना है क्या? ये राजीव गांधी सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसमें से आप कुछ स्कूल उठाने का काम कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, आपने कहा कि 14,000 स्कूल हम ले रहे हैं, जिसमें 6,000 फंक्शनिंग है। सच्चाई मैं छत्तीसगढ़ और बिहार की देती हूँ, आप डेटा देखना। छत्तीसगढ़ में आपने लगभग 800 कुछ स्कूल लिए, बिहार में 804 स्कूल लिए, छत्तीसगढ़ में 341 स्कूल लिए। और क्या कहा प्रधानमंत्री के भाषण में है कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी देनी है, बेहतर देनी है, काउंसलिंग करनी है, योगा करवाना है और बेहतर शिक्षा देनी है, खेल के इंतजाम करने हैं। तो इसका मतलब सरकारी स्कूल जो आप 10 सालों से चला रहे हैं, आप अच्छी सुविधा देने में फेलियर है। पहले तो आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं। जो ये डेटा दर्शा रहा है कि आपके कई सरकारी स्कूल आपकी सत्ता में आने के बाद बंद हुए हैं, प्राइवेट स्कूलों में वृद्धि हुई है और लगभग 62 जो स्थायी समिति की रिपोर्ट है पार्लियामेंट की, 62.71 लाख शिक्षक जो पद हैं, उनमें से लगभग 10 लाख पद रिक्त है। तो कौन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं? कौन से ये आप पीएम श्री शिक्षा की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, छात्रों को, जिस तरह युवाओं को 2 करोड़ नौकरी का झांसा देके आप 2014 में आए, उसी तरह आप शिक्षा नीति को भी झांसा दे रहे हैं। और सिर्फ हमारी बनाई हुई नीतियों पे
सिर्फ हमारी बनाई नीतियों को उठापटक करने का काम कर रहे हैं, उसको भी बेहतर करने का काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं सुपौल में जब लोकसभा में थी कि सच्चाई ये है आपके पीएम श्री स्कूल की कि 804 और 371 स्कूल में लगभग 17 जो मेरे सुपौल में है, मैंने पूछा यहाँ पे बोलने से पहले कि कितने स्कूल चल रहे हैं। अध्यक्ष सभापति जी, एक भी स्कूल नहीं चल रहा है, सिर्फ अकाउंट खुलवाया जा रहा है। क्या ये बेहतर शिक्षा नीति है आपकी? क्या ये अभिभाषण है? डेटा पढ़ना पड़ेगा आपको बोलने से पहले। अब मैं आती हूँ स्वास्थ्य पे। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं हम आयुष्मान की, मैं हकीकत बताती हूँ आयुष्मान की। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम सरकारी अस्पतालों की। आपने 2014 में 15 एम्स की घोषणा की। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग गरीबों का इलाज। सच्चाई क्या है? सच्चाई आज भी महंगी है। सच्चाई आज भी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ जनता को हमने गरीबी रेखा के ऊपर कर दिया। WHO की रिपोर्ट कह रही है 5.5 करोड़ जो आवाम है यहाँ का, इलाज में 65 से 70% आज की तारीख में भी उसका खर्च हो रहा है, जिसके कारण वो लगातार हर साल गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे हैं। सच्चाई इस देश की ये है। आप आयुष्मान की बात कर रहे थे कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। सभापति जी, सच्चाई ये है, आप इम्प्लीमेंटेशन, मैं कहूंगी बढ़िया योजना थी, आपको अच्छा करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए था, नीचे क्या हो रहा है वो देखना चाहिए था। ये सच्चाई है, इसको ध्यान से सुन के आपको जवाब देना पड़ेगा कि 5 लाख का जो आपका आयुष्मान का आपका जो आप कार्ड दे रहे हैं, अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो बड़ी बीमारियों के लिए 2.5 लाख का अगर खर्चा आता है तो पूरा पैसा आयुष्मान से नहीं कटता है, लगभग 1 से 1.5 लाख कटता है। 1 से 1.5 लाख रुपए उस पेशेंट को, उस परिवार को देना पड़ता है। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों है? इसके लिए फिर मैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देती हूँ। छत्तीसगढ़ के 1400 करोड़ रुपए आयुष्मान के बकाया है। शेम ऑन यू कि यहाँ पर आप भाषण देते हैं, दूसरी तरफ गरीब जब इलाज कराने जाता है तो केंद्र स्टेट की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है भुगतान का, तो देंगे क्या? क्या ये सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ का 600 करोड़ रुपए का भुगतान, 600 करोड़ का भुगतान आपने नहीं किया है, और वहां के प्राइवेट अस्पताल जिनको आप भाषण में बड़े बड़े अक्षरों में कहते हैं कि हर प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान के तहत इलाज करेगा, नहीं कर रहा है। और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों ने तो धरना भी दिया कि हमें सरकार पैसा नहीं भेज रही है, इसलिए वो कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज करने में कतराते हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप एम्स की बात करते हैं, 10,000 पेशेंट दिल्ली एम्स में, जो कांग्रेस की देन है। आज भी सबका विश्वास उसी में है। आज भी बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, लोग यहाँ आके इलाज क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बाकी जगहों में ना डॉक्टर है, ना मेडिकल स्टाफ है, ना नर्स है। आज की तारीख में भी कहीं पर सर्जन 63% की, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लैक ऑफ मेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर 79% की कमी है। वो भरपाई आपने 11 साल में क्यों नहीं की? क्यों सिर्फ दिल्ली एम्स में इतना भार है कि लोग सड़कों पे, जो सबवे के नीचे बुरी हालत में 6-6 महीने से बैठे हुए हैं, वहां से अपने इलाज कराने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये कौन से सुनहरे सपने की बात कर रहे हैं आप, जिसमें आज भी गरीब को कोई इलाज नहीं मिल रहा है? इसके साथ ही अब मैं पर्यावरण की बात करती हूँ। आपने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की, ग्रीन रेवेन्यू की बात की, सौर ऊर्जा की बात की। धरातल में क्या कर रहे हैं आप? जोशीमठ में दरारें आई, जो टनल बना वो क्यों लीकेज हुआ,
क्यों ढह गया, क्यों आपने उसकी सेफ्टी का इंतजाम पहले नहीं किया था, क्यों आज तक एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जगह पे वो टनल बनी। कंक्लूड करिए प्लीज 5 मिनट और लो नो सर। 5 नहीं, सर हमारा टाइम है सर, 1 मिनट में प्लीज, सर हमारा टाइम है, 1 मिनट में कंक्लूड करिए सर प्लीज। मेरी अपनी सर मजबूरी, पाउज तो कर दीजिए, 1 मिनट सर पाउज तो कर दीजिए। 1 मिनट प्लीज कंक्लूड करिए, प्लीज कंक्लूड सर 3 मिनट दीजिए प्लीज। प्लीज कंक्लूड। पर्यावरण की बात करते हैं, 4 धाम योजना में इको सेंसिटिव जोन को आपने छेड़ दिया, गंगा के नेचुरल स्रोत को आपने छेड़ दिया। पर्यावरण मंत्री बीआरओ पे डिफेंस पे छोपता है, डिफेंस पर्यावरण मंत्री पे छोपता है, उस पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे थोपते हैं, और कई हजार पेड़ काटने का जो आपका इंतजाम करके रखा हुआ है। आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ना जोशीमठ को सेव कर पाए, ना पहाड़ों को सेव कर पाए। मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आपको कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पहाड़ों को बचाने का काम करना चाहिए। ये रिपोर्ट है। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट प्लीज, सर हमारी पार्टी से करेंगे सर 2 मिनट। माननीय संजय सिंह आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय मेंबर्स, मैंने बताया समय के बारे में मेरी सीमा है। प्लीज माननीय संजय सिंह सर, उनको आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे वो जाएगी। अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं सर। आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।